हेलो फ्रेंड, आज फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय हरीश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 के हमने 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज इस तरह से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करते थे। अब इसमें एलसीएम लेने के कई तरीके हमने बताए थे आपको। एक तो ये था कि तीनों संख्याओं के एलसीएम लेना, जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनका मल्टीपल कर देना। दूसरा ये था कि अलग अलग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होता है उनके अलावा जो बाकी बचता है सभी का मल्टीपल करके भी हम एलसीएम फाइंड करते थे। तो देखिए हम करेंगे, जैसे यहाँ पर 12, 15, 21 ये तीनों संख्या हैं। तो इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये अभाज्य ही संख्या है 2 और 3। इसके बाद 15 का करेंगे तो 3 पंजे 15। इसी प्रकार 21 का करेंगे तो 3 सत्ते 21। हमने इस प्रकार इन तीनों संख्याओं 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम इसमें ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन देखेंगे कि तीनों लाइन में, यानी इसमें और 15 वाली और 21, इन तीनों संख्याओं में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन संख्या को हम पहले गोला करेंगे तो तीनों में मिलने वाली संख्या क्या है, 3। इसके बाद और देखेंगे कि और कोई मिल रहा है, और भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो कि इसमें कॉमन हो तीनों में। तो इसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो भी संख्या बचती है, जैसे ऊपर वाली लाइन में मिला है 2 × 2 और बीच वाली लाइन में 5 बचा है और लास्ट वाली लाइन में 7 बचा है। तो इस तरह से ये एलसीएम इनका मल्टीपल, यानी एलसीएम का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हम जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो उनमें देखते हैं कि सबसे पहले कि तीनों में कॉमन कौन सा है। जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं तो कॉमन हमको 3 मिला, और 3 के अलावा जो भी संख्या बाकी बचती है उन सभी को भी हम मल्टीपल में रख लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, यानी इसको लिख सकते हैं 7 छिंग 42, 420। इस तरह से इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आता है वो 420 आता है। अब देखिए जब हमारे पास एलसीएम आ गया 420, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, एचसीएफ निकालने के लिए भी हम क्या करें, जैसे हमने 12, 15 और 21 इनके हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए थे अभी, इस तरह से इसमें भी हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉमन, इसमें 3 कॉमन है। तो यहाँ पर जो भी कॉमन आता है वही इसका एचसीएफ कहलाता है। इसमें एलसीएम में था कि जो कॉमन आता है उसके अलावा जो बचता उनका भी मल्टीपल कर लेते हैं तो एलसीएम, और एचसीएफ में केवल जो भी कॉमन आता है अभाज्य गुणनखंडों में वही उसका एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं, यानी जो पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21 के जो एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 420 और एचसीएफ क्या निकला 3। इस तरह से इसका ये आंसर आता है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला कर दिया,
दूसरा और तीसरा खुद करेंगे। देखिए दूसरा भी जैसे 17, 23 और 29 यानी कि 17, 23, 29 हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 17, 23, 29 ये अभाज्य गुणनखंड खुद ही अभाज्य संख्या हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या थी? अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनका केवल एक और स्वयं गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ 17, 23, 29 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से इन तीनों का गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो एलसीएम होगा। और इन तीनों में कॉमन क्या है? 1, तो कॉमन 1 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ। तो इस तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को खुद करेंगे। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? एचसीएफ 306, 657 बराबर दे रखा है 9। यानी कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है वो 9 है, तथा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता था कि पहली संख्या हम मान लेते हैं, इसमें पहली संख्या ए बराबर मान लिया 306 और दूसरी संख्या बी बराबर 657। इस प्रकार इसमें जो एचसीएफ दे रखा है इन संख्याओं का वो दे रखा है 9। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता था जब भी इस तरह से जो दो संख्या दे रखी हो और एलसीएम या एचसीएफ इन दोनों में से एक दिया हो, तो जब भी हम इन दोनों में से एक निकालना हो तो एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ जो दे रखा है। तो एलसीएम इक्वल टू ए कितना दे रखा है? पहली संख्या 306 और बी दूसरी संख्या दे रखी है 657 अपॉन एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। अब देखिए 9 का इसमें डिवाइड दें तो 9 से यदि 657 को काटेंगे तो 9 1 जा 9, इसे काटेंगे 9 7 63 बचा 2 और 2 में 27 में भाग देंगे 9 का, तो 9 तिया 27। तो एलसीएम इस तरह से क्या आएगा? 306 मल्टीपल 73। इसका जब मल्टीपल करेंगे 3 का, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, तो 3 में 0 का 0 और 1 प्लस करेंगे तो 1, 3 तिया 9। इस तरह से 7 का भी मल्टीपल करें, 7 छिंग 42, 42 का 2 हासिल 4, तो 7 का 0 में मल्टीपल करेंगे 0 और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, 7 तिया 21। इस तरह से इनको यदि प्लस करते हैं हम तो 8 2 और 1 3, 9 और 8 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2, यानी कि क्या आया? 22,338। यानी 22,338 इन दोनों संख्याओं का क्या आया? एलसीएम आया। तो ये इस तरह से इसका एलसीएम निकलता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे इसी फॉर्मूले पे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो यहाँ पर दे रखा है, देखिए गिवन क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है कि n बराबर प्राकृत संख्या। हमने बताया था प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से ये प्राकृत संख्या होती हैं। अब इसमें कह रहा है कि 6 की पावर n। एक बात बताइए कि इसमें 6 की पावर n है, यदि हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो 2 3 जा 6 की पावर n कर सकते हैं। यदि हम इसको ये करें कि 2 इंटू 3 की पावर 1 ले लें, क्योंकि 1 यहाँ प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 होगा। तो ये 0 पर समाप्त नहीं है। इस तरह से हम यदि
6 की पावर n में n बराबर 6 की पावर 2 ले लें तो ये 36 होगा, तब भी ये 0 पर शून्य ख़त्म नहीं है। तो यहाँ पर यदि 6 की जगह यदि यहाँ पर 10 होता और 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5 और उसकी पावर n होता, तो इसमें n बराबर किसी भी प्राकृतिक संख्या को ले लें, जैसे n बराबर 1 लें तो 2 × 5 की पावर 1, तो यहाँ 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 2 = 10, यानी कि 0 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 6 दे रखा है यह 2 × 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह यानी कि 6 की पावर n, इसलिए 6 की पावर n यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यानी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर करते हैं वो 2 × 3 होता है और 2 × 3 की पावर हम यदि प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यदि कोई संख्या होती, ऐसी संख्या होती जिनके फैक्टर 2 × 5 होते हैं, तब उन संख्याओं की पावर यदि n प्राकृतिक संख्या है तब वह संख्या शून्य पर समाप्त होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन बताए और इन 3 क्वेश्चन को हमने भली बात आपको समझाया और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको यदि ये चैनल मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।